अभी हम लोग पूलिंग और शेयरिंग के कल्चर की इंपॉर्टेंस को समझ ही पाए थे कि कोविड आ गया और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस को समझने लगे। कोरोना के बाद में लोग पर्सनल व्हीकल्स की तरफ इंक्लिनेशन दिखाएंगे ये तो तय है, लेकिन गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करने की कोशिश करेंगी ये भी तय है। ईवीज को लेकर के कुछ हेजिटेशन है लोगों में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ डाउट्स है, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नियर फ्यूचर में गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप गाड़ी नहीं भी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पता नहीं कब अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाए और आपका मूड चेंज हो जाए। आई वॉज जस्ट किडिंग, ओके। इस वीडियो को इसलिए पूरा देखिए क्योंकि गाड़ियां एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन होती हैं और एयर पोल्यूशन के विक्टिम तो आप और मैं सारे ही लोग हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में एंड हियर वी टॉक फॉर एक्शन। तो क्या होते हैं ईवीज? देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो गाड़ियां जिनको ईंधन के रूप में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, वो गाड़ियां ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहलाएंगी। जैसे कि ई रिक्शा। ई रिक्शा में बैटरी होती है, 110 से 150 किलोमीटर तक की रेंज देगा ये, और उसके बाद में इसको इलेक्ट्रिसिटी देकर के चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है ईवीज के साथ में, क्योंकि ई रिक्शा बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रांसपोर्ट का इंडिया में। लेकिन यहां पर हम ई रिक्शा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेंटल कार्स की, पर्सनल कार्स की, ट्रक्स की, बसेस की, यानी कन्वेंशनल गाड़ियों के ऑल्टरनेट के रूप में यूज होने वाले ईवीज की। अब देखिए, ये जो कन्वेंशनल गाड़ियां होती हैं ये इंटरनल कंबशन इंजन पे काम करती है, जिनको पावर दिया जाता है डीजल से, पेट्रोल से, गैसोलीन से। लेकिन दूसरी तरफ जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं इनमें बैटरीज से चलती हैं, बैटरीज के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, और इन बैटरीज को पावर दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी से। 2006 में एक छोटे से स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स ने इलेक्ट्रिक फ्यूल लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें मास्टरमाइंड थे मिस्टर इलॉन मस्क। अब देखिए, कितना भी क्रिटिसिज्म हो इलॉन मस्क का, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इनके जो ऑडेशियस विजन होते हैं ना, वो थ्रिल क्रिएट कर देते हैं। 2006 तक के इलेक्ट्रिक कार्स बनाना ही अपने आप में कोई पॉपुलर आइडिया नहीं था, और इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स, वो भी स्पोर्ट्स कार, वो भी लग्जरी कार्स बनाने का डिसीजन लिया था। लोग हंस रहे थे उस टाइम इनके ऊपर। देखिए, ईवीज की फील्ड में टेस्ला मोटर्स अकेली काम नहीं कर रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं ऑलरेडी। चाहे वो निसान हो, टोयोटा हो, वोल्ट, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही है। इंडिया में 6 ईवीज के मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि अलाइन है, जो कि मार्केट में या तो उतारे जा चुके हैं या फिर उतारे जाने वाले हैं। तो मतलब फ्यूचर में आप बहुत सारी डाइवर्सिटी देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे ईवीज में। अब देखिए, यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आपको ईवीज में बेसिक मॉडल जिस प्राइस रेंज में मिलता है, आपको गैसोलीन वाली कन्वेंशनल फ्यूल गाड़ियों में वो टॉप मॉडल उसी प्राइस में मिल जाता है। इस टॉपिक को आगे डिटेल में लेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ईवीज आए, लोग ईवीज को खरीदे। इसके लिए बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत सारी पॉलिसीज पे काम चल रहा है, बहुत सारे सब्सिडीज गवर्नमेंट अनाउंस भी कर चुकी है। तो आपको प्राइस ड्रॉप तो सर्टेनली देखने को मिलेगा जल्दी। ईवीज को पूरी दुनिया में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सेल तो बढ़ ही रही है। अब पेंडेमिक के बाद में खास तौर पे लोग ज्यादा सीरियस हो गए हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के। पूरी दुनिया भर की गवर्नमेंट्स पे प्रेशर है कि वो अपने कार्बन एमिशन को कम करें। इसलिए दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज का हिस्सा है ये कहीं ना कहीं कि वो कन्वेंशनल गाड़ियों को हटा करके ईवीज को मार्केट में पुश करें। तो जल्दी ही हम लोगों को इसका इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। अब देखिए, सब कुछ अच्छा ही नहीं है, ईवीज के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिन चैलेंजेस को डेफिनेटली रिजॉल्व भी किया जाएगा टाइम के साथ में। लेकिन एक चीज जो क्लियर दिखाई दे रही है वो ये है कि जो ये पेट्रोलियम ऑयल फ्यूल्ड गाड़ियां हैं ये अपनी लास्ट स्टेज में चल रही हैं। मतलब अभी तक तो ऐसा लग रहा है। अब चाहे पेट्रोलियम ऑयल फ्यूल्ड गाड़ियां हो या फिर इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां, दोनों की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है और दोनों का कॉम्पिटिशन भी बहुत पुराना है। लेकिन जो पेट्रोलियम ऑयल फ्यूल्ड गाड़ियां थी वो इस कॉम्पिटिशन में बाजी मार गई, क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट हुआ। चाहे वो रेंज हो, स्पीड हो, फ्यूल स्टेशन अवेलेबिलिटी हो, एस्थेटिक हो, हर एस्पेक्ट पे बहुत सारा काम हुआ, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ और हर तरफ डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां दिखाई देने लगी।
लेकिन फिर लोगों को ये समझ में आने लगा कि एनवायरनमेंट का तो कबाड़ा होता जा रहा है। क्रूड ऑयल इंडस्ट्री दुनिया की टॉप पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। क्रूड ऑयल को निकालने में पोल्यूशन होता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में पोल्यूशन होता है, क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन बनाने में पोल्यूशन होता है, फिर ये तेल जब पेट्रोल पंप से गाड़ियों में आता है तो गाड़ियां फिर से पोल्यूशन करती हैं। तो कुल मिलाकर के आत्महत्या का पूरा सामान तैयार है। गाड़ियां बहुत बड़ा फैक्टर होती है एयर पोल्यूशन के लिए, मतलब इतना बड़ा फैक्टर है कि डेटा ही नहीं अवेलेबल है कि हर साल कितनी डेथ्स होती है एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में। मतलब ठीक है रफ डेटा अवेलेबल है, लगभग हर साल 60% तक लोग मर जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे देश में। अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जितना हम लोग इग्नोर कर सकते थे कर चुके, अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मैस एक्सटिंक्शन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सामने खड़ा हुआ है। अब हम लोग इनको जानबूझकर इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे पता है अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब तो ये हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अब दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज होने का दावा करने वाले हम लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट को। अब कन्वेंशनल गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए। बेचारे बहुत सारे पेट्रोल पंप तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर आप बोल देते हैं तुरंत कि नहीं अब तो ईवीज पे शिफ्ट होना है। अब देखिए, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों में जितना R&D होना था, जितना टेक्निकल इंप्रूवमेंट होना था वो हो चुका है। बहुत ज्यादा अब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है नहीं, एक तरीके से सैचुरेशन लेवल ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको और ज्यादा हाईटेक गाड़ियां चाहिए तो उसके लिए ईवीज बेटर ऑप्शन है। अब देखिए, अगर पावर की बात करते हैं या फिर हम लोग पिकअप की बात करते हैं तो ईवीज बेटर है कन्वेंशनल गाड़ियों के कंपैरिजन में। मेंटेनेंस ईवीज को कम चाहिए कन्वेंशनल गाड़ियों के कंपैरिजन में। उसके अलावा सेफ्टी ईवीज में ज्यादा है कन्वेंशनल गाड़ियों के कंपैरिजन में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली एनवायरमेंटल इंपैक्ट के रूप में है। अब हम लोग और ज्यादा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल गाड़ियां, कन्वेंशनल गाड़ियां जबरदस्त कार्बन एमिशन करती हैं, जबरदस्त एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। इसके ऑपोजिट ईवीज जो होती हैं ये क्वाइट होती हैं और कार्बन एमिशन नहीं करती है। तो ऐसा होते ही अगर आप इमेजिन करके देखिए, आप सड़क पर निकल रहे हैं और आपको धुआं नहीं महसूस हो रहा है, शोर नहीं महसूस हो रहा है, तो जैसे ही ऐसा होगा वैसे एज एन सिटीजन आपकी लाइफ क्वालिटी एक लेवल अप अपने आप हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार ये जो गाड़ियों में उल्टियां करने की बीमारी है ना, ये खत्म हो जाएगी। मतलब ट्रैफिक सिग्नल पे किसी बस के साथ में बाइक खड़ी करते हुए डर लगता है कि पता नहीं कब ऊपर से। तीसरा फैक्टर ये है कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जल्दी ही किडनी बेच करके तेल डलवाना पड़ेगा गाड़ी में, इससे अच्छा है कि ईवीज पर ही शिफ्ट हो जाओ। मतलब क्रेजी है यार। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं हम फ्यूल पे, डीजल और पेट्रोल पे। 70% टैक्स, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स पे बहुत प्रेशर है इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने का। इंडिया पर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए अलग अलग स्टेट्स ने 2024 तक अपने यहाँ ईवीज को पुश करने के लिए अलग अलग टारगेट रखे हुए हैं। गवर्नमेंट 5% जीएसटी में सब्सिडी दे रही है ईवीज खरीदने पे। इसके अलावा 69,000 पेट्रोल पंप्स पे चार्जिंग कियोस्क लगाने के लिए नितिन गडकरी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इस तरह से और बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिन पे काम हो रहा है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं जो कि अवेटेड है। तो आप जल्दी ही बहुत डेवलपमेंट देखेंगे ईवीज की फील्ड में। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन ईवीज के मास अडेप्टेशन को लेकर के अभी इश्यूज तो है। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्वेंशनल गाड़ियों को लेकर के लोगों में ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, ईवीज को अभी वो ट्रस्ट गेन करना है। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर हम खराब सिचुएशन से भी बेटर सिचुएशंस में जाते हैं तो फर्स्ट हैंड हेजिटेशन ही होता है। अब ईवीज बेटर है कन्वेंशनल गाड़ियों के कंपैरिजन में, लेकिन अभी लोगों को हेजिटेशन है और ये हेजिटेशन जाते जाते टाइम लगेगा। इसके अलावा रेंज एंजाइटी भी है लोगों में। मतलब 250 किलोमीटर पर चार्ज का एवरेज दे देती है ईवीज, लेकिन उसके बाद में भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है
और अगर आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो भी गया तो उस कंडीशन में भी 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है चार्जिंग में। इसके अलावा ईवीज कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। अब देखिए, ये सच है कि ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये सारे ऐसे इश्यूज नहीं है जिन्हें सॉल्व ना किया जा सके। देखिए, अब पहली चीज तो ये है कि अगर 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर की आपको रेंज मिल रही है पर चार्ज पे, तो वो इतनी बुरी नहीं है। अगर आपको शहर में या फिर शहर के थोड़ा आसपास भी कम्यूट करना है तो प्रॉब्लम तब है जब बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी करनी है, तो एक्चुअली वो भी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मोबाइल के लिए हम लोग पावर बैंक कैरी करते हैं जब डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं, तो उस तरह से गाड़ियों के लिए भी इमरजेंसी चार्जिंग बैकअप अवेलेबल है, तो अगर चाहे तो उसको खरीदा जा सकता है। उसके अलावा सिंपल सॉकेट से चार्ज हो जाती है ये गाड़ियां, तो आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और बहुत जल्दी ही आपको रैपिड ग्रोथ दिखाई देगी चार्जिंग स्टेशंस पे। अगर कहीं गाड़ी बीच में ठप हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस भी अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी। तो आई डोंट थिंक कि चार्जिंग इतना सीरियस प्रॉब्लम होने वाला है। ईवीज में इवेंचुअली प्राइस ड्रॉप और टेक्निकल इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। मतलब ये ऐसा ही कुछ होने वाला है जैसा सेल फोन के केसेस में हुआ था कि पहले मॉडल्स भी उतने अच्छे नहीं होते थे और प्राइस भी बहुत ज्यादा होते, लेकिन धीरे धीरे करके प्राइस भी कम होते चले गए और टेक्निकली बहुत इंप्रूव होते चले गए मोबाइल फोन्स। तो देखते हैं, लग तो ऐसा ही रहा है कि उसी तरह से ईवीज के केस में भी होने वाला है। इसके अलावा अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं ईवीज का और कन्वेंशनल गाड़ियों का, तो हम देखते हैं कि रनिंग कॉस्ट, मतलब ओवरऑल कॉस्ट जो है वो ईवीज की कम पड़ती है इन कंपैरिजन टू जो कन्वेंशनल गाड़ियां हैं, क्योंकि कन्वेंशनल गाड़ियां वैसे तो सस्ती होती हैं, लेकिन उनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है, फ्यूल प्राइस और बाकी सारी चीजों को मिला ले तो, और मेंटेनेंस, वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ईवीज। अब सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो होता नहीं है, ईवीज को लेकर के भी कुछ कंसर्न है, ईवीज का भी एक डार्क साइड है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी भी भारत में 65% बिजली थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेट होती है, जो कि अपने आप में एक पॉल्यूटिंग प्रोसेस है। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ईवीज को चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी 100% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से नहीं आ रही है, बल्कि पॉल्यूटिंग प्रोसेसेस को यूज करके आ रही है। तो ईवीज का फायदा तब होगा जबकि 100% बिजली जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जनरेट की जाए। ईवीज बनाने में भी लिथियम आयन बैटरी यूज की जाती है, और लिथियम आयन बैटरी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉल्यूटिंग प्रोसेस है, तो फिर अगेन कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऑल्दो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अलग अलग रिसोर्सेज से बैटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तक सबसे एफिशिएंट तरीका लिथियम आयन बैटरी का ही है। अगर ईवीज में यूज बैटरी के खराब होने पे उनकी डिस्पोजल का, उनकी रिसाइकलिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है, जो कि एक्चुअली अभी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैटरीज बहुत हार्मफुल होती है। ये अगर एनवायरमेंट में जाती है तो फिर बहुत नुकसान पहुंचाती है। ई वेस्ट के दुष्प्रभाव हम लोगों को झेलने पड़ेंगे। ई वेस्ट से रिलेटेड मेरा वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो जरूरी है कि ईवीज आए, उसके साथ साथ ई वेस्ट को रिजॉल्व करने का, उसकी रिसाइकलिंग के लिए भी प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार किया जाए। हाँ, ईवीज का कंपटीशन भी है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के इंप्रूवमेंट के बाद में हाइड्रोजन व्हीकल्स को बेटर ऑप्शन माना जा रहा है ईवीज के कंपैरिजन में। इनमें जो गैस फॉर्म में हाइड्रोजन होती है उसको फ्यूल के रूप में दिया जाता है, और क्लीन वाटर, प्योर वाटर ये मिलता है एमिशन में, इसलिए इसको बेटर ऑप्शन माना जा रहा है। बाय द वे 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक्स होने थे उनमें हाइड्रोजन व्हीकल्स को यूज करने का पूरा प्लान था, लेकिन अब तो पता ही नहीं है कि ओलंपिक भी होंगे या नहीं होंगे। खैर, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इस पे बहुत काम होना बाकी है। तो किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हाइड्रोजन व्हीकल्स पर भी। दोस्तों, ईवीज को तब तक कि 100% क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं माना जा सकता है जब तक कि इनकी बैटरीज को बनाने और उनके प्रॉपर डिस्पोजल को लेकर के एक फंक्शनल वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी फिलहाल तो कन्वेंशनल गाड़ियों के कंपैरिजन में ये एक बेटर ऑप्शन है, और हम लोगों को चूज करना चाहिए ये ऑप्शन। हम जल्दी ही अपने आसपास फ्लाइंग कार्स और बहुत सारे ईवीज को देखेंगे।
टेस्ला ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है इंडियन मार्केट में आने के लिए, ये अपना मॉडल 3 रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और प्राइस है मात्र 60 लाख रुपए। तो ऑल द बेस्ट। अगले 4 से 5 सालों में हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रीडिफाइन होता हुआ देखेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम एनर्जी की फील्ड में भी 100% रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ही मूव कर जाएंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझको बताइए कि मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ। देखिए, इस मूवमेंट में मुझे आप लोगों की जरूरत है और ऐसा करने पे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझको सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए।